नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ये आज का हमारा विषय है। और राजनीति का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, या आर्थिक मुद्दे राजनीति को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, यहाँ पे हमको ये भी समझने को मिलेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत से देश स्वतंत्र हुए। राजनीतिक दृष्टि से तो वो स्वतंत्र हो गए, लेकिन आर्थिक दृष्टि से अभी भी वो बड़े देशों के गुलाम बने रहे। जो विकसित देश थे उन्होंने जो नव स्वतंत्र देश थे उनकी अर्थव्यवस्थाओं को नियंत्रित किया। और वहाँ उस समय 1945 के बाद एक पूरे विश्व में, यानी उसके 1-2 साल बाद 1947 में पूरे विश्व में एक ब्रेटन वुड्स अर्थव्यवस्था लागू हुई। और वो जो अर्थव्यवस्था थी, वो अर्थव्यवस्था विकसित देशों को, यानी अमीर देशों को सपोर्ट करने वाली अर्थव्यवस्था थी। और अब क्या रहा था, मुख्य रूप से बातें ये थी कि जो विकासशील देश हैं या गरीब देश हैं, उनके कच्चे माल पर अमीर देशों ने अपना अधिकार कर रखा था। और जो विकासशील देशों का निर्यात है, यानी वो जो चीज़ें निर्यात करना चाहते थे या जो निर्यात है उसको वो बहुत कम कर रखा था, क्योंकि अमीर देश उनसे चीज़ें खरीदते नहीं थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि उन्होंने बहुत सारे ऋणों की व्यवस्था की, जिसके अंदर उनको बांध दिया। फिर उसके बाद में अच्छी तकनीक विकासशील देशों को उपलब्ध नहीं कराते थे वो, क्योंकि जो अच्छी तकनीक थी वो स्वयं रखते थे पर्यावरण से रिलेटेड। और बाकी जो टेक्निक्स थी जो पुरानी हो चुकी हैं, वो सारी तकनीकें वो विकसित देश गरीब देशों को देते थे। तो एक तरीके से उनका पूरी तरीके से जो आर्थिक शोषण है उनके द्वारा किया जा रहा था, अभी भी किया जा रहा है, क्योंकि जो नई अर्थव्यवस्था है वो लागू नहीं हो पाई है। अब यहाँ पे जब ये सब सिचुएशंस रही हैं, तो एक डिमांड उठी, एक मांग उठी विकासशील देशों के द्वारा। और ये मांग उठी उनके सबसे बड़े मंच के तहत, यानी उनका जो सबसे बड़ा मंच जो है वो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो विभिन्न सम्मेलन होते हैं समय समय पर, तो विकासशील देशों ने मिलकर के एक डिमांड रखी। और 1973 में उनका एक सम्मेलन हुआ था अल्जीरियस में। और वहाँ पे उन्होंने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नियो इसको बोला जाता है, उसकी डिमांड रखी। और ये मांग जब उन्होंने रखी, तो इसके अगले वर्ष यानी 1974 में, तो 1 मई 1974 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा इस मांग को स्वीकार किया गया। और एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक ड्राफ्ट जो है वो पूरी दुनिया के सामने आया। तो इस तरीके से इसकी जो भूमिका बनी वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंतर्गत बनी थी। अब इस अर्थव्यवस्था के अंदर अगर अपन देखें कि क्या मांगे की गई थी या क्या बात थी इसके अंदर, तो देखिए, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी जो पुरानी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जो नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रही थी, जो विकसित देशों को और ज़्यादा बलवान बना रही थी और जो कमज़ोर है उनको और कमज़ोर बना रही थी, उस अर्थव्यवस्था का यहाँ पे पुरजोर विरोध किया गया है। अब जो चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे वो ऐसा नहीं है कि वो लागू हो चुकी है या उसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है या उसको हमने प्राप्त कर लिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये एक लक्ष्य है, ये एक डिमांड है, जिसे कि आगामी भविष्य में एक बना के रखा गया आधार कि ये हमें हासिल करना है। अब इसमें है क्या? इसमें मुख्य रूप से यही बातें हैं कि विकासशील देशों को जो है उनके कच्चे माल पर उनका पूरा अधिकार होना चाहिए। और जो कच्चे माल की कीमतें हैं और जो तैयार माल है उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखें तो आपको ध्यान है कि
भारत अंग्रेज़ों का एक बहुत बड़ा उपनिवेश रहा। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि यहाँ से वो कच्चा माल ब्रिटेन ले गए और वहाँ से जो उन्होंने तैयार माल किया उसको हमारे देश में सप्लाई किया। तो अब इसके द्वारा और उसके द्वारा जो उनको पूंजी हासिल हुई वो सारी अपने देश में ले गए। तो यहाँ पे गरीब देशों की ये मांग रही कि जो कच्चा माल, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कच्चा माल ही नहीं होगा तो उद्योग धंधे कैसे चलेंगे। अगर कोयला नहीं होगा या अगर तांबा नहीं होगा तो ये बड़े बड़े उद्योग कैसे संचालित हो सकते हैं। और ये सारे के सारे कच्चा माल आप देखिए कि अफ्रीका की खदानों में जो है, दक्षिण अमेरिका के अंदर है और एशिया के अंदर है, तो यहाँ पे बहुतायत से पाया जाता है। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कहा गया कि यदि गरीब देशों के पास कच्चा माल है और एक चीज़ और है इनके पास, और वो है बहुत अधिक यहाँ की जनसंख्या रहती है, तो कार्य करने के लिए बहुत अधिक जब लोगों की आवश्यकता होती है तो यहाँ पे इनके पास में एक श्रमिक वर्ग जो है बहुलता से मिलता है। और दूसरी तरफ यदि हम देखें तो अमीर देशों के पास जो है वो पूंजी है और उच्च तकनीकें हैं। अब कोई भी जब उद्योग धंधे लगाए जाते हैं या बिजनेस शुरू किए जाते हैं तो उसमें इन सब चारों चीज़ों की आवश्यकता होती है। टेक्निक भी चाहिए और पूंजी भी चाहिए साथ में, लेकिन कच्चा माल भी चाहिए और श्रमिक वर्ग भी चाहिए जो कि इन कार्यों को संपादित कर सके। तो यदि विकसित और विकासशील देश ये दोनों आपस में मिलकर चलेंगे तभी पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था अच्छे से संचालित हो सकती है। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ये मांग की गई कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था न्याय पर आधारित होनी चाहिए, समानता पर आधारित होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से इसका संचालन किया जाना चाहिए। जो जिस देश की चीज़ है उस पर उसकी पूरी संप्रभुता रहनी चाहिए। फिर इसके बाद में जो अमीर देश हैं उनको अच्छी तकनीकें विकासशील देशों को उपलब्ध करानी चाहिए, आर्थिक मदद उनको करनी चाहिए और अनावश्यक जो ऋणों के जंजाल में उनको बांध दिया जाता है वो वैसा उनको नहीं करना चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के सामान्यकरण की बात भी इसमें कही गई, यानी जो इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की डॉलर अलग है, यूरो अलग है, इनकी रेट्स भी अलग अलग होते हैं, रुपया अलग है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जिसको बास्केट करेंसी कहा जाता है, पूरे विश्व में एक मुद्रा हो और उसका जो मूल्य निर्धारण किया जाए, तो इस तरीके की डिमांड भी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर की गई। अब यहाँ पे एक दो और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और जैसे एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो अमीर देश हैं वो अपना माल तो बेचना चाहते हैं, लेकिन वो जो विकासशील देश हैं उनसे माल खरीदना नहीं चाहते। तो अब ये स्थिति बड़ी दुविधापूर्ण है। अब ऐसी स्थिति में जो विकासशील देश हैं वो अपना माल अमीर देशों को बेच नहीं पाते। अब यहाँ पे वो करते क्या हैं विकसित देश, वो ये कहते हैं कि तुम्हारा माल हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि इस माल को बनाने में तुमने जो श्रम और पर्यावरण, इन दो मुद्दों का वो प्रयोग करते हैं। इस माल को बनाने में तुमने जिस टेक्निक का यूज़ किया है उससे पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। तो ये पर्यावरण के मुद्दों को लेकर के उनका जो निर्यात है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, गरीब देशों के निर्यात को। दूसरा वो ये कहते हैं कि जो माल तुमने बनाया है उसमें जो श्रमिक को तुमने श्रम दिया है या मजदूरी दी है वो बहुत कम दी है, और इन श्रम मूल्यों के आधार पर भी, या फिर वो कह देते हैं बाल श्रम का प्रयोग किया गया है, तो इन श्रम के और इस मुद्दे के आधार पर भी वो गरीब या जिसको हम कहें अविकसित देशों के माल को क्रय नहीं करते हैं। एक्चुअल में तो वो करना ही नहीं चाहते, उनको खरीदना ही नहीं चाहते, लेकिन जब वो इसको जस्टिफाई कैसे करें, इसको पूरे विश्व के सामने अपने आप को अच्छा सिद्ध कैसे करें, तो इसके लिए वो कहते हैं कि तुमने जो माल बनाया है उसके अंदर श्रम को पर्याप्त मूल्य नहीं दिया गया है, या पर्यावरण का क्षरण हुआ है, अच्छी तकनीकें इस्तेमाल नहीं की गई हैं, इसलिए हम इस माल को क्रय नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ वो विकासशील देशों पर और अविकसित देशों पर ये दबाव बनाते हैं कि वो जो माल उन्होंने बनाया है, यानी जो पूंजीपति देशों ने, अमीर देशों ने बनाया है, उसको वो क्रय करें, उसको वो खरीदें, जिससे उनका निर्यात
बढ़े। तो ये एक बड़ा मतलब कहना अन्यायपूर्ण जो तरीका है उसको वो अपनाते हैं। अब यहाँ नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ये डिमांड रखी जाती है, ये मांग है कि पर्यावरण के आधार पर, श्रम मूल्यों के आधार पर इस तरीके की नीतियों को, श्रम और पर्यावरण के मूल्यों को इस तरीके से नहीं अपनाया जाए और विकासशील और जो गरीब देश हैं उनको भी पूरा आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि जो अमीर देश हैं उनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, यानी जिसको हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़। ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या हैं कि एक बड़ा देश या कोई भी देश जब दूसरे देश में अपना उद्योग लगाने के लिए या व्यापार के लिए जब कंपनियां वहाँ जाती हैं तो उसको मल्टीनेशनल कंपनीज़ कहते हैं। और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब विकसित देशों द्वारा गरीब देशों में और अल्प विकसित देशों में लगाई जाती हैं तो केवल ये इकोनॉमिक ही कार्य नहीं करती, आर्थिक कार्य ही नहीं करती, बल्कि ये वहाँ की पॉलिटिक्स में, वहाँ की अन्य चीज़ों में भी हस्तक्षेप करती हैं। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका जो रोल है, उनकी जो भूमिका है वो भी इसमें निर्धारित होनी चाहिए। उनको वो अनावश्यक हस्तक्षेप ना करें और बहुराष्ट्रीय निगमों पर भी पर्याप्त प्रतिबंध होने चाहिए। तो ये वाली जो सारी डिमांड है, ये डिमांड 1973 का जो अल्जीयर्स सम्मेलन हुआ था गुटनिरपेक्ष देशों का, उसमें रखी गई थी और 1 मई 1974 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको स्वीकृत किया गया था। तो ये एक पूरा आधार बिंदु है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बहुत समय पहले की बातें हैं। उस समय उदारीकरण की प्रक्रिया पूरे विश्व में नहीं चल रही थी, भूमंडलीकरण का दौर पूरे विश्व में नहीं चल रहा था। तो ये उस समय के दौर की बातें हैं। अब इसके बाद में इसको लागू करने के लिए 2 तरीके के प्रयास किए गए। एक प्रयास तो ये किया गया कि 2 तरीके के इसमें प्रयास हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को अपना डेवलपमेंट करना हो तो जो गरीब और अमीर देश मिलकर आपस में अपना विकास कर सकते हैं। और एक और होता है कि यदि अमीर देश मदद नहीं कर रहे हैं तो आपस में जो गरीब देश हैं वो मिल करके भी अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। ऐसा होता है जैसे क्लास में अगर एक होशियार है और एक नहीं है होशियार, तो या तो वो दोनों मिलकर के, कमज़ोर और होशियार बच्चा, ये दोनों मिलकर के अपना विकास करें, और नहीं है तो फिर जो आपस में जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो भी मिलकर के आपस में, जिसको जो टॉपिक नहीं आ रहा है वो आपस में शेयर करके, और किसी को कोई आ रहा है तो वो आपस में पढ़ करके भी अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो सेम इसी थ्योरी के आधार पर ये कहा गया कि सबसे पहले तो कोशिश की गई उत्तर दक्षिण संवाद की, जिसको हम कहते हैं अमीर और गरीब देशों के बीच का संवाद। ये पूरा इकोनॉमिक टर्म है और इसके अंदर उत्तर के देशों को अमीर देश और दक्षिण के देशों को गरीब देश कहा जाता है। क्योंकि अगर हम देखें तो वर्ल्ड के मैप पे यदि हम देखें तो जो उत्तर दिशा में सारे देश हैं वो लगभग अमीर हैं, और दक्षिण में जितने भी हैं जैसे अफ्रीका है और एशिया, ये सारे दक्षिण में दक्षिण अमेरिका, ये सारे गरीब महाद्वीप हैं। तो इसलिए इनको उत्तर और दक्षिण के रूप में डिवाइड किया गया है। अब ये बाई चांस है कि उत्तर दिशा में रहने वाले सारे अमीर हो गए और दक्षिण में कुछ अपवाद भी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया इसका अपवाद है। अब यहाँ पे दक्षिण संवाद जो है वो आपस में विकासशील देशों का एक मंच जो है जो मिलकर के अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं निकले हैं। अब देखिए उत्तर दक्षिण संवाद का जो सबसे बड़ा मंच है WTO है, वर्तमान में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और 1995 में ये बना है। लेकिन वहाँ पर भी अभी बहुत सारी नीतियाँ और ये बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, आपस में लड़ाई संघर्ष अमीर और गरीब देशों को लेकर के चलता रहता है। फिर इसके बाद में G20 है, ये भी जो है उत्तर दक्षिण संवाद का एक बहुत महत्वपूर्ण मंच है, जिसमें अमीर और गरीब देश आपस में मिलकर बात करते हैं।
इसी तरीके से दक्षिण दक्षिण संवाद का अगर आप देखें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये बहुत बड़ा मंच है दक्षिण दक्षिण संवाद का, और जिसके तहत, लेकिन अभी इसकी प्रासंगिकता गौण है, मतलब ये बहुत अधिक अपनी भूमिका में नहीं है। इसके साथ में दक्षिण दक्षिण संवाद के तो बहुत से और भी मंच जिनमें हम सार्क, आसियान, इन सबको भी ऐड कर सकते हैं, G15 है। तो ये समूह तो बने हुए हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन जो वर्तमान में स्थिति है, वर्तमान में हम उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, और इस प्रक्रिया के अंदर अब हम ये सोचें कि हम मल्टीनेशनल्स हैं या इन सब से छुटकारा पा लेंगे, ऐसा है नहीं, क्योंकि ये तो उदारीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है ही कि अब सभी देशों के अंदर बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वो व्यापार कर रही हैं, और वही है कि उनके यहाँ से जो भी अर्न करती हैं वो सब अपने देशों में ले जाती हैं। तो अब इसको तो हम ये तो अलग और तरीके से थोड़ा सा शोषण की एक और प्रक्रिया शुरू हो जाती है यदि इसमें जो सभी गरीब देश हैं वो अपना विशेष ध्यान ना रखें तो, क्योंकि नव उपनिवेशवाद जो है वो अभी समाप्त ना होकर के और आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो भूमंडलीकरण के दौर में और इसमें जब पूरा विश्व एक होता जा रहा है तो इसके अंदर बड़ा मुश्किल कार्य है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लागू कर पाना, और इसको एक बहुत अच्छी बात थी कि 1973 में ये सामने आया था कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संचालन न्याय, समानता और इनके आधार पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और ना अभी हो रहा है। लेकिन एक लक्ष्य है और लक्ष्य होना भी चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के आगे बढ़ा भी नहीं जाता है। तो ये इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है, और इन सब बातों के साथ में जो विभिन्न संवाद हैं या विभिन्न प्रकार के मंचों के माध्यम से आपस में बातचीत और डेवलपमेंट की प्रक्रिया चल रही है वो उस पर हमें नज़र रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि आपस में ये बात तो तय है कि कुछ चीज़ें हैं जो अमीर देशों के पास हैं और कुछ चीज़ें हैं जो गरीब देशों के पास है, अब उन दोनों के बीच में यदि कॉम्बिनेशन मिल जाता है, यदि वो एक हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनसंख्या जैसे बहुत अधिक मात्रा में जो अविकसित देश हैं उनके पास, अब जनसंख्या को आप अगर इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो वो कोई भार ना होकर के एक हमारे लिए एक संसाधन के रूप में हमारे सामने आ सकती है। इसी तरीके से टेक्निक्स हैं वो अमीर देशों के पास है, पूंजी उनके पास है, तो उसको आपस में परस्पर यदि करें, कच्चा माल है विकासशील देशों के पास है, यदि पारस्परिकता से करें तब तो बहुत अच्छे से अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था संचालित हो सकती है, सभी देशों की आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का तत्व महत्वपूर्ण होता है, और आमतौर पर कोई भी देश इस तरीके की जो नैतिकता और अच्छाई और न्याय, समानता, इन सब की जो बातें हैं इनमें बहुत ज़्यादा विशेष अपना ध्यान नहीं रखते हैं और ना इनको विशेष महत्व देते हैं। तो ये लेकिन सच तो ये है कि उनको भी कभी ना कभी इसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में जितना जितना हम ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण को अपनाते जा रहे हैं, उतना उतना हम नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जो मूलभूत मूल्य हैं, जो सत्य हैं, उनसे हम दूर होते जा रहे हैं। और विकासशील देशों को भी आपस में, क्योंकि उनको भी अब इकट्ठे होने का और इस तरीके से डेवलपमेंट करने का ये जो बहुत मौका या जो भी है प्रयास है, वो और बहुत ही पुरजोर तरीके से उनको करने होंगे। हो सकता है क्योंकि वो इसमें सफल हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए। और एक बहुत ही अच्छा लक्ष्य है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था न्याय, समानता और लोकतंत्र के आधार पर संचालित हो।